प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विश्व भर के विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ की बातचीत। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर की चर्चा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक लगाए गए 184 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके। और प्रदेश में गर्मी बढ़ी, लू जैसे हालात। गर्मी के मद्देनजर जगह जगह की जा रही है पीने के पानी की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विश्व भर के विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ उन्होंने बातचीत की। चर्चा के दौरान कई तरह के सवाल शामिल किए गए, जैसे एग्जाम के कारण तनाव, मोटिवेशन के लिए क्या करें, माँ बाप को के सपनों के बारे में उन्हें कैसे समझाया जाए। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अभिभावक भी शामिल हुए। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसका अनुभव हमारी आगामी चुनौतियों के लिए ताकत बन जाता है। परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेलकूद पहले अतिरिक्त गतिविधि मानी जाती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसे विद्यार्थी जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। हमारे यहां खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं, खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं। श्री मोदी ने बच्चों को बताया कि विषय चयन और करियर निर्माण में भी नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण साबित होगी। आज हम देखते हैं कि कभी कभार मां बाप की इच्छा के कारण, रिसोर्सेज के कारण, नजदीक में व्यवस्था के कारण हम अपनी इच्छा के शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और सब प्रेशर के कारण और प्रतिष्ठा के कारण एक ढर्रे पर चले गए, हाँ नहीं डॉक्टर बनना है। लेकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है कुछ और है। मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट। अब
कारणों से मेडिकल में तो चला गया। पहले तो गए हैं तो फिर इस पाइपलाइन में यहां घुसे आप तो आपको वहां ही निकलना पड़ेगा दूसरे छोर पे। अब हमने कह दिया ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रवेश कर लिया लेकिन 1 साल 2 साल के बाद लगा कि नहीं नहीं मेरा रास्ता ये नहीं है, मेरा तो मिजाज वो है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको नए रास्ते पर जाने का अवसर देती है, सम्मान के साथ अवसर देती है। इस कार्यक्रम में देश भर से बच्चे वर्चुअली रूप से भी जुड़े। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के चयनित बच्चे श्रीधर शर्मा ने भी प्रधानमंत्री से सवाल किया। शर्मा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचकर सबसे पहले देश भर के छात्रों द्वारा बनाई गई कई प्रदर्शनी परियोजनाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी रायपुर से इस कार्यक्रम को देखा। गौरतलब है कि ये एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के तनाव से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एथनॉल उत्पादन की अनुमति, जीएसटी क्षतिपूर्ति को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने, रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू करने और रासायनिक उर्वरकों की तरह वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर सब्सिडी के लिए नीति आयोग की टीम से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की टीम के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर की चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा में केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हुए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बैठक में राज्य शासन द्वारा उठाए गए मुद्दों को केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा कर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में नीति आयोग की टीम ने गोधन न्याय योजना के लिए राज्य सरकार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के साथ ही ये स्व सहायता समूहों को भी सशक्त कर रहा है। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज उत्खनन में भी अच्छा काम हो रहा है। यहाँ के स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक है। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 4थे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में शामिल यहाँ के 10 जिले विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विभिन्न खाद्य योजनाओं में पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल के वितरण में भारतीय खाद्य निगम अपने लक्ष्य से आगे चल रहा है। ये बात भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ को 1 लाख मीट्रिक टन चावल हर माह निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। योजना जो कोविड के दौरान चलाई गई थी उसके 5 फेज जा चुके हैं। 6ठा फेज फिर से एक्सटेंशन सितंबर तक दी गई है, जो कि पूरे भारत में फिर से शुरुआत हुई है। उसकी शुरुआत 1 अप्रैल कल से हो रही है। उसमें छत्तीसगढ़ में भी करीब हम 1 लाख मीट्रिक टन पर मंथ मुफ्त राशन अपनी पब्लिक को देंगे। महाप्रबंधक ने बताया कि खाद्यान्नों के परीक्षण और गुणवत्ता की परख के लिए छत्तीसगढ़ में जल्द ही एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण भी किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 23,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 184 करोड़ 97 लाख
टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 15 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों के पास बचे हुए हैं। इधर प्रदेश में 9,385 सैंपल्स की जांच की गई है, जिसमें से 16 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.17% तक पहुंच गई है। 15 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। और प्रदेश में सूरज की तपिश बढ़ चुकी है और गर्मी का कहर भी शुरू हो गया है। कुछ स्थानों में लू के हालात बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान रायपुर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर और माना में भी लू जैसे हालात हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है। राजधानी में मार्च में दूसरी बार पारा 41 डिग्री को पार कर गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार यहां लू नहीं चली, लेकिन स्थिति लू जैसी ही थी। प्रदेश में मुंगेली तीसरे दिन सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहां का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया है और 42.5 डिग्री दर्ज किया गया है। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान जिन शहरों में रहा है उनमें माना, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा हैं। ज्यादातर स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक ज्यादा है। दूसरी ओर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम तापमान सामान्य से लेकर 2 डिग्री तक ज्यादा है। इस गर्मी की स्थिति में मौसमी बीमारियों का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने भी हीट वेव चलने की चेतावनी दी है। वहीं गर्मी को देखते हुए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्थाएं की गई है। चिकित्सकों ने भी तेज धूप में निकलने से पहले सावधानी बरतने को कहा है। आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी के बारे में, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को सियोनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र युवराज विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, अमन सिंह और शेर सिंह। राजा विक्रमादित्य के खराब स्वास्थ्य के कारण रानी अवंतीबाई ने अपने अवयस्क पुत्र की ओर से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1851 में जब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी की अवमानना करते हुए रामगढ़ का शासन संरक्षण अदालत को सौंप देने का निर्णय किया। रानी ने इसका कड़ा विरोध किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी अवंतीबाई रामगढ़ की सेना की कमान संभाले स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गईं और सुहागपुर में ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। युद्ध में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को हरा दिया। अपनी हार से बौखलाए अंग्रेज प्रतिशोध लेने के लिए वापस आए और रामगढ़ पर हमला कर दिया। अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना को रोकने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। 1 अप्रैल 1858 को देवहरगढ़ की पहाड़ियों में निर्णायक युद्ध में उनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। रानी को पीछे हटते हुए रामगढ़ वापस लौटना पड़ा। यहाँ अंग्रेजों ने उन्हें और उनके समर्थकों की घेराबंदी कर दी। कई विवरणों में दावा किया गया है कि अवंतीबाई ने हार सामने देखकर बंदी बनाए जाने से बचने के लिए स्वयं अपनी जान ले ली, जबकि अन्य विवरणों का दावा है कि बंदी अवस्था में ही अगस्त 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी लोक गीतों और लोक नाटिकाओं में उन्हें याद किया जाता है। उनका साहस और हौसला लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस महान वीरांगना अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।